टॉपिक चल रहा था, जो नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। और कंपनी के जो वित्तीय विवरण होते हैं उसमें मुख्य रूप से दो खाते होते हैं आपकी, बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट। तो अपने सबसे पहले चल रहा था बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो आपकी ये होता है, और कुछ मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। इसमें ये आपके जो फॉर्मेट है उसके अनुसार ये कहलाता है वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट में क्या होता है कि सबसे पहले लायबिलिटीज आती है, एक ही पक्ष होता है इसके अंदर, और लायबिलिटीज की मदों का टोटल लगा देते हैं, फिर उसके नीचे एसेट्स की मदें चालू होती है, फिर एसेट्स की मदों का टोटल लगा देते हैं, तो दोनों का टोटल बराबर आता है। जबकि अब तक हम जो बैलेंस शीट बना रहे थे वो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, जिसको अकाउंट फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि अकाउंट वाला प्रारूप था जिसमें एक साइड में आपके बाईं साइड के अंदर लायबिलिटीज आता था और दाईं साइड में एसेट्स आता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लायबिलिटीज एक ही पक्ष में लायबिलिटीज और उसी के नीचे एसेट्स आते हैं। दूसरे, हम जो अब तक बैलेंस शीट बना रहे थे वो फर्म की बैलेंस शीट बना रहे थे, इसलिए उसमें जो मदें हैं बहुत ही कम मदें आती थी। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, इसमें मदें भी आपके बहुत ज़्यादा हैं। इसमें सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी और लायबिलिटीज जो है उसमें सबसे पहले जो मेन हेडिंग आती है वो आती है शेयर होल्डर फंड की। और शेयर होल्डर जो फंड है उसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है शेयर कैपिटल, दूसरे नंबर पर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरे नंबर पर आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो पहला जो इसका पॉइंट है शेयर होल्डर फंड का, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम क्या दिखाते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। शेयर कैपिटल में कंपनी की अंश पूंजी के बारे में लिखा जाता है कि कंपनी अंशों के माध्यम से, शेयर्स के माध्यम से कैपिटल की जो व्यवस्था करती है। और अंश पूंजी में दोनों प्रकार के अंश आते हैं, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर दोनों आते हैं। और उसमें भी क्या है, उनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इश्यूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है। अगर अलग अलग है तो उनको अलग अलग दिखाते हैं। तो वो कैसे दिखाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो शेयर कैपिटल में मदों को किस प्रकार से दिखाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया था। अब है आपके इसमें दूसरा पॉइंट, शेयर होल्डर फंड का दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस, संचय और आधिक्य। रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है इसमें कंपनी के जितने भी लाभों के जो शेष होते हैं वो इसमें दिखाए जाते हैं। जैसे P&L का क्रेडिट शेष, लाभों का जो क्रेडिट शेष होता है वो इसमें दिखाया जाता है। रिजर्व फंड, लाभों में से बनाया जाता है ये फंड भी, रिजर्व रखा जाता है कि कुछ पैसा फंड के रूप में बचा करके रखा जाता है ताकि भविष्य में कभी काम में लिया जा सके, वो रिजर्व फंड होता है। ऐसे ही जनरल रिजर्व होता है, ये भी लाभों में से बनाया जाता है, किसी भी काम में इसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ये जनरल रिजर्व सामान्य आयोजन है कहलाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, अंशों और ऋणपत्रों के निर्गमन पर यदि प्रीमियम प्राप्त होता है या अंशों या ऋणपत्रों का निर्गमन यदि प्रीमियम पर किया जाता है तो उनके निर्गमन पर जो प्रीमियम प्राप्त होता है, पूरा नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। हम शेयर कैपिटल में केवल मूल राशि दिखाते हैं और प्रीमियम का पैसा इसमें दिखाते हैं। तो ये हो गया आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसके बाद में आता है आपके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूंजी शोधन संचय। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, कई कंपनियां अपनी पूंजी में कटौती करती है, तो पूंजी कटौती का जो इसमें योजना होती है, प्लानिंग होती है कंपनी की, वो आपके कोर्स में अभी नहीं है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि कंपनी अगर पूंजी में कटौती करती है, अंशों का मूल्य कम कर देती है और इसके लिए ऐसा कोई रिजर्व बनाया जाता है तो वो हम रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए भी कंपनी के द्वारा एक रिजर्व बनाया जाता है जिसको हम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहते हैं। ये भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। ठीक है, तो ये सब लाभों के शेष है। इसमें से हम क्या करते हैं, P&L का डेबिट शेष, अगर हानि का कोई डेबिट शेष है पिछले वर्षों का तो उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज यानी कि प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज का नाम होता है प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्यय क्या होता है, कंपनी की स्थापना के समय पर जो खर्चे किए जाते हैं वो प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज कहलाते हैं। तो ये खर्चे हैं
इन लाभों में से घटा दिए जाएंगे। चाहे तो हम इनको P&L में से घटा सकते हैं या इनके टोटल में से घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद में इसका तीसरा पॉइंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसमें कोई पॉइंट नहीं है और इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि ऐसी धनराशि जो कंपनी ने अंशधारियों से प्राप्त कर ली है, लेकिन अंश उनको अभी दिए नहीं है, लेकिन उनको गारंटी दी गई है या उनको आश्वासन दिया गया है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात उनको अंश अलॉट कर दिए जाएंगे और वो अंश उनको निश्चित रूप से दिए जाते हैं। तो इसमें इस प्रकार की वारंटी दी जाती है या गारंटी दी जाती है या आश्वासन दिया जाता है पैसा लेकर के। तो ये जो पैसा होता है ये इस कॉलम के अंदर, ये जो आपके हेडिंग होती है इस हेडिंग में दिखाई जाती है। तो ये आपके शेयर होल्डर जो फंड है, इस शेयर होल्डर फंड के तीनों पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर कैपिटल के बारे में पहले बता दिया था, रिजर्व सरप्लस में कौन कौन सी मदें आती है ये मैंने आपको बता दिया, और तीसरा पॉइंट इसका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसके बारे में बता दिया। तो शेयर होल्डर फंड है ये तो आपके कंप्लीट हो गया है। अब देखो आपके जो मेन हेडिंग है उसकी एक आपके कंप्लीट हो गई है लायबिलिटीज की। अब देखो इसका दूसरी मेन हेडिंग, देखो अपना लायबिलिटीज का पहला जो मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड, ये कंप्लीट हो गया था और इसके 3 पॉइंट थे, तीनों के बारे में मैंने बता दिया था। दूसरा पॉइंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि ऐसे अंशों के आवेदन की राशि जो कंपनी के द्वारा प्राप्त कर ली गई है लेकिन अलॉटमेंट अभी तक भी नहीं किया गया है, यानी कि अलॉटमेंट अभी भी पेंडिंग है। तो कंपनी के द्वारा आवेदन राशि प्राप्त कर ली गई है लेकिन अंशों का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है। ऐसा जो अमाउंट है वो क्या है, इस हेडिंग के अंदर लिखा जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के नाम से। अच्छा, इसमें और कोई पॉइंट नहीं आता है, इसमें केवल यही मद आती है जो पैसा प्राप्त कर लिया गया है लेकिन आवंटन अभी तक नहीं किया गया है। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है नॉन करेंट लायबिलिटीज, गैर चालू दायित्व। नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होती है, यानी कि ऐसे दायित्व जो चालू दायित्व नहीं है। चालू दायित्व यानी कि जिनकी अवधि है लॉन्ग पीरियड की होती है, लंबी अवधि की होती है, यानी कि दीर्घकालीन, यानी कि 1 साल से ज़्यादा समय के लिए जो दायित्व होते हैं उसको हम नॉन करेंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी कि जिनकी अवधि 2 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, कितनी भी हो सकती है, यानी कि अवधि जो है ज़्यादा की होती है, वो नॉन करेंट लायबिलिटीज कहलाती है। अब नॉन करेंट जो लायबिलिटीज है उसके अंदर आपके ये मेन हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग है आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कि दीर्घकालीन उधार। इसमें कंपनी के द्वारा दीर्घकालीन लॉन्ग पीरियड के लिए जितने भी ऋण प्राप्त किए जाते हैं, धनराशि प्राप्त की जाती है, वो सब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाते हैं। जैसे सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। देखो, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन है, ये क्या होता है? सिक्योर्ड लोन जिसको हम बोलते हैं सुरक्षित ऋण, यानी कि ऐसा ऋण जिसमें कंपनी के द्वारा ऋण लेने से पहले उस ऋण की जमानत के रूप में या गारंटी के रूप में ऋणदाताओं के पास में कोई भी वस्तु, माल, संपत्ति या अपने ऋण पत्र गिरवी रख दिए जाते हैं जमानत के रूप में, वो कहलाता है सिक्योर्ड लोन। तो इसमें चल या अचल संपत्ति कुछ भी हो सकती है, जिसमें चल या अचल संपत्ति रखी जाती है सिक्योर्ड लोन, यानी कि सुरक्षित ऋण। क्योंकि इसमें क्या है, ऋणदाताओं का जो ऋण होता है वो सुरक्षित होता है। कारण क्या है, उनके पास जमानत के रूप में कोई न कोई ऐसी वस्तु होती है, ताकि कंपनी ऋण का भुगतान नहीं कर सके तो ऋणदाता अपने पास जमानत के रूप में रखी वस्तु को बेच करके अपने ऋण की राशि को वसूल कर सके। इसलिए यह सुरक्षित ऋण कहलाता है, सिक्योर्ड लोन। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाया जाता है। दूसरा आता है अनसिक्योर्ड लोन, असुरक्षित ऋण। नाम से स्पष्ट है कि बिल्कुल विपरीत ऋण है, कि यानी कि ऐसा ऋण जिसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, यानी कि ऐसे ऋण लेने पर कंपनी के द्वारा गारंटी या जमानत के रूप में कोई वस्तु या माल नहीं रखा जाता है।
तो अगर कंपनी ऋण का भुगतान नहीं कर पाती है तो ऋणदाताओं के पास में कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए ये असुरक्षित ऋण कहलाता है। तो ये भी, लेकिन ये दोनों ही ऋण कौन से होते हैं? लॉन्ग पीरियड के, दीर्घकालीन ऋण होते हैं। बैंक लोन, देखो बैंक लोन होता है दो प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसमें जो बैंक लोन होता है हमेशा लॉन्ग टर्म का ही होता है, क्योंकि प्रश्न में अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बैंक लोन दोनों दे रखे हैं तो इस बैंक लोन में केवल लॉन्ग टर्म ही आएगा, दीर्घकालीन। शॉर्ट टर्म बैंक लोन इसमें नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म बैंक लोन है वो करंट लायबिलिटीज में आएगा। तो इसमें बैंक लोन में लॉन्ग पीरियड का, यानी कि लंबे समय के लिए जो ऋण लिया जाता है बैंक से, वो इसमें आता है। इसके अलावा आपके पब्लिक डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म, देखो इसमें कंपनी है जनता से जमाई भी स्वीकार कर सकती है। जिस प्रकार से बैंक है जनता से कई खातों के माध्यम से, आपके करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, एफडी है, आरडी है, उनके माध्यम से जमाई स्वीकार करती है बैंक, उसी प्रकार से ये कंपनियां भी जनता से जमाई स्वीकार कर सकती है। लेकिन इसमें आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कौन सा आता है? लॉन्ग टर्म आता है कि पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि जनता से जमाई तो स्वीकार की जाती है लेकिन ये दीर्घकालीन होती है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है। यानी कि इसमें कंपनी क्या है 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने इस प्रकार की जमाई स्वीकार नहीं करती है। ठीक, ये हो गए। आगे है आपके मॉर्टगेज लोन। मॉर्टगेज जो लोन है, बंधक ऋण, बंधक ऋण है, ये एक तरह से सिक्योर्ड लोन की तरह होता है। इसमें क्या है, अचल संपत्ति, अचल संपत्तियां जो होती है, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इस प्रकार की जो संपत्तियां होती है वो इसमें जमानत के रूप में रखी जाती है, इसलिए बंधक ऋण कहलाता है। और कंपनी जब तक अपने ऋण का भुगतान नहीं करती है, कंपनी उन स्थायी संपत्तियों का विक्रय नहीं कर सकती है। अपने ऋण की राशि का भुगतान करने के बाद में ही उन संपत्तियों पर या उन स्थायी संपत्तियों पर कंपनी का अधिकार होता है। तो ये कहलाता है मॉर्टगेज लोन। अच्छा, ये बैंक लोन है, हमने क्या 2 बार कर दिया है। तो इस बैंक लोन में एक मद आपकी रह गई थी, वो है आपके डिबेंचर्स, ऋण पत्र। डिबेंचर्स इसी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही आते हैं। कंपनी के द्वारा जो ऋण पत्र जारी किए जाते हैं, ऋण पत्र जो होते हैं ये दीर्घकालीन ही होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, यानी कि इनकी कुछ ऋण पत्र तो ऐसे होते हैं जो निश्चित अवधि के होते हैं। निश्चित अवधि के बाद में ऋण पत्र धारियों को उनका पैसा वापस लौटा दिया जाता है, और कुछ की अवधि निश्चित नहीं होती है, फिर भी ये लॉन्ग पीरियड के होते हैं। तो कंपनी के द्वारा डिबेंचर्स जितने भी इश्यू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, वो सब इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आते हैं। तो ये आ गया आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये वो मदें हैं जो लॉन्ग पीरियड की होती है, लंबी अवधि की होती है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाई जाती है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज का जो आपकी मेन हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग पहली है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये अपना हो गया है। इसके बाद में है इसी का दूसरा पॉइंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अस्थगित कर दायित्व। अस्थगित कर दायित्व क्या होता है? देखो कंपनियां जो होती है टैक्स गवर्नमेंट को कितना चुकाना है, इसके लिए अपने खाते तैयार करती है और अपने अकाउंट्स के अनुसार जो टैक्स की राशि जितनी बढ़ती है उसकी कैलकुलेशन करती है, यानी कि उसकी गणना करती है कि अपने खातों के अनुसार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार उसकी राशि, टैक्स की राशि है वो कितनी बढ़ती है। तो कंपनी है वो अपने टैक्स की गणना अलग से करती है, और गवर्नमेंट के अनुसार जो है वो टैक्सेबल इनकम है, वो इनकम की गणना की जाती है। कई बार ऐसे होता है कि एक्चुअल जो टैक्सेबल इनकम होती है वो या हमारे अकाउंट्स के अनुसार जो इनकम होती है उसमें क्या डिफरेंस। तो इसमें एक्चुअल में जो टैक्सेबल इनकम होती है, यानी कि कर योग्य आय जो होती है एक्चुअल की, और हमारे खातों के अनुसार, अकाउंट्स के अनुसार जो टैक्सेबल इनकम होती है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। जब दोनों की इनकम में डिफरेंस आ जाता है तो टैक्स की राशि जो कैलकुलेट की जाती है वो भी अलग हो जाती है।
तो अगर हमारे खातों के अनुसार टैक्सेबल इनकम है वो कम है और गवर्नमेंट के अनुसार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार टैक्सेबल इनकम है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है हमारे अनुसार टैक्स की गणना है जो की गई है वो कम की गई है, तो हमारा जो दायित्व है लायबिलिटीज है और बनती है। तो वो जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। तो ये हो गया इसका नॉन करंट लायबिलिटीज का दूसरा पॉइंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। इसके बाद में तीसरा आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अन्य दीर्घकालीन दायित्व। अदर लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज है, कई ऐसी लॉन्ग पीरियड की लायबिलिटीज ऐसी होती है जिनको हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग में नहीं दिखा सकते। तो जिनको लॉन्ग टर्म बोरोविंग में नहीं दिखा सकते ऐसी लायबिलिटीज को हम किस में दिखाते हैं? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दिखाते हैं। यानी कि जिन लॉन्ग पीरियड के जो उधार है या ऐसा पैसा है जो हमने लिया है और इन मदों में नहीं आता है वो, तो उसको हम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दिखा देंगे। इसके बाद में इसी का चौथा सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यानी कि दीर्घकालीन आयोजन। देखो हर कंपनी जो है दीर्घकालीन आयोजन करती है, प्रोविजन बनाती है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी होता है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी होता है। तो इसमें केवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही आता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब होता है ऐसे आयोजन जो कंपनी के द्वारा लंबी अवधि के लिए, दीर्घकाल के लिए बनाए गए हैं। यानी कि एक लंबी अवधि के पश्चात या लंबे पीरियड के बाद में कंपनी को भुगतान करना पड़ सकता है, ऐसा कोई भी प्रोविजन हो सकता है। आज वो लायबिलिटीज है नहीं है, लेकिन भविष्य में 2 साल 3 साल या 5 साल बाद में वो लायबिलिटीज उत्पन्न हो सकती है या भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसे जो प्रोविजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाए जाते हैं। अब ऐसे जो प्रोविजन है, जैसे उदाहरण के लिए प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, यानी कि कर्मचारियों की सहायता के लिए या उनको लाभ पहुंचाने के लिए या उनके कल्याण के लिए ऐसा कोई प्रोविजन बनाया गया हो। अब ऐसा प्रोविजन है जैसे कुछ कंपनीज है अपने कर्मचारियों के लिए रहने की सुविधा जुटाती है और कंपनी ने यह डिसाइड किया है कि जितने भी कर्मचारी हो उनको रहने के लिए मकान दिया जाए। तो ऐसा जो मकान बनाया जाता है उसमें टाइम लगता है, फंड बनाया जाता है, तो इसमें काफ़ी पैसा जो है वो लगता है। तो इसके लिए एक लंबे टाइम के लिए प्रोविज़न बनाया जाता है। तो कर्मचारियों के कल्याण के लिए, उनकी सुविधा के लिए या उनके लाभ के लिए इस प्रकार का प्रोविज़न बनाया जाता है। तो वो प्रोविज़न इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में होता है। या कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड है, वो प्रोविडेंट फंड है दीर्घकालीन, वो इसमें आ जाएगा। तो इसमें आप प्रोविडेंट फंड लिख सकते हो। प्रोविडेंट फंड दीर्घकालीन, कर्मचारियों जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी एम्प्लॉयज होते हैं, वो जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। तो लंबी अवधि के बाद में वो हर महीने उनके वेतन में से पैसा काट कर रख लिया जाता है और वो फंड बनाया जाता है। और रिटायरमेंट पर यानी कि उनकी सेवानिवृत्ति के समय पर वो फंड है उनको दिया जाता है। तो लंबे समय के लिए ऐसा फंड हो गया तो वो प्रोविडेंट फंड कहलाता है। तो लॉन्ग टर्म का जो प्रोविडेंट फंड होता है वो भी इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है। तो कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई प्रोविडेंट फंड बनाया गया हो या और कोई फंड बनाया गया हो, वो सब हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं। तो देखो इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज जो आपके तीसरी मेन हेडिंग है, उस तीसरी मेन हेडिंग में आपके सब हेडिंग आपके 4 हो गई। एक लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो गया, दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हो गया, तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गया और तीसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। ठीक है, तो तीसरा जो मेन हेडिंग है ये आपके कंप्लीट हो गया। अब देखो आपके चौथा मेन हेडिंग लायबिलिटीज। देखो अपने नॉन करंट लायबिलिटीज है ये कंप्लीट हो गया था मेन हेडिंग। नॉन करंट लायबिलिटीज जो मेन हेडिंग है उसकी सब हेडिंग कौन कौन सी होती है और उसमें कौन कौन सी मदें आती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब देखो आपके चौथे नंबर पर मेन हेडिंग आती है आपके करंट लायबिलिटी।
चालू दायित्व। करंट लायबिलिटी जो आपके मेन हेडिंग है उसका सब हेडिंग है पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी कि अल्पकालीन उधार। इसमें कंपनी के द्वारा जो अल्प समय के लिए, कम समय के लिए उधार लिया जाता है, लोन लिया जाता है, वो सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है। यानी कि जिनकी अवधि 1 वर्ष तक की होती है वो शॉर्ट टर्म पीरियड कहलाता है। 1 वर्ष तक की अवधि के लिए जो पैसा लिया जाता है या दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म होता है। तो इसमें आता है शॉर्ट टर्म बैंक लोन, क्योंकि बैंक लोन लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। लॉन्ग टर्म जो बैंक लोन है वो तो किसमें आया था, आपके नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। और शॉर्ट टर्म जो बैंक लोन है वो आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है। तो अगर कम समय के लिए, अल्पकाल के लिए अगर हमने बैंक से पैसा उधार लिया है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए, वो इसमें आता है। शॉर्ट टर्म पब्लिक डिपॉजिट, अल्पकालीन जो है जनता से जमाएं। इसमें क्या है, जनता से जमाएं स्वीकार की जाती है कंपनी के द्वारा कम समय के लिए, यानी कि अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए, वो भी इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आती है। लोन्स और एडवांस, लोन्स और एडवांस है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, क्योंकि लोन एडवांस है, हम लेते भी हैं और देते भी हैं। तो अगर हमने लिया है ऋण और अग्रिम अल्पकाल के लिए, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जिन व्यापारियों का चालू खाता होता है, करंट अकाउंट होता है, उनको बैंक के द्वारा ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है, लेकिन इसकी अधिकतम अवधि 1 वर्ष तक की ही होती है। इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी किसमें आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो इसकी जो पहली जो सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसके अंदर आपके ये पॉइंट आते हैं। इसके बाद में देखो इसका दूसरा पॉइंट आता है ट्रेड पेएबल्स, यानी कि व्यापारिक देयताएं। व्यापारिक जो देयताएं हैं यानी कि अल्पकाल के लिए, उसमें मुख्य मदे आती है आपकी क्रेडिटर्स और बिक्री, यानी कि हमने उधार माल लिया है या पैसा उधार लिया है, हमारे जो लेनदार है अल्प समय के लिए, और बिल्स पेएबल वो ट्रेड पेएबल्स में आता है। तो देखो इसमें करंट लायबिलिटीज की जो दो मेन हेडिंग थी, उसमें से 2 सब हेडिंग आपकी हो गई है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेएबल्स। अब देखो आपके इसमें तीसरी सब हेडिंग, देखो इसमें आपके करंट जो लायबिलिटीज है, जो मेन हेडिंग है, उसकी अपनी 2 सब हेडिंग हो गई थी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेएबल्स। आगे इसमें क्या है, आपके 2 सब हेडिंग और है, इनको अगले वीडियो में हम बनाएंगे। तो अपने को आज यहीं तक करना है, जिसमें मैंने आपको जो बताया था कि लायबिलिटीज के अंदर आपके 3 जो मेन हेडिंग है उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। शेयर होल्डर फंड के बारे में बता दिया था, दूसरा आपके शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, इसके बारे में आपको बता दिया था। तीसरा आपके नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में जो मेन हेडिंग है उसमें सब हेडिंग कौन कौन सी होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये अपना कंप्लीट हो गया था। और चौथा पॉइंट अपने चल रहा है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज जो आपके मेन हेडिंग है उसकी 2 सब हेडिंग है, वो आपके कंप्लीट हो गई है। खास बात है कि ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बुक में कहीं पर भी किसी भी इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा, और कहीं भी आपके फॉर्मेट में भी ये मदें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए इन मदों को आप क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ, इनको आप कॉपी के अंदर उतार लेना और इन मदों को याद कर लेना कि मेन हेडिंग कौन सी और सब हेडिंग कौन सी है और इसमें कौन कौन सी मदें आती है। आपको किसी भी क्वेश्चन में आपके शुरुआत में जो दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है बुक के अंदर, उसमें केवल मेन हेडिंग दे रखी है, सब हेडिंग का नाम दे रखा है, लेकिन उस सब हेडिंग में कौन कौन सी मदें आती है उनके बारे में नहीं दे रखा है। इसलिए यहाँ तक जो मैंने आपको बता दिया है, इसको आप कॉपी में एक बार उतार करके इसको याद कर लेना। इसके अगले वीडियो में फिर आगे की जो पॉइंट करके अपना पहले लायबिलिटीज को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फिर एसेट्स की मदें आएगी।